नमस्कार, सुबह 10 बजे के समाचारों में आपका स्वागत है। मैं हूं सिमरन सिद्दीकी। समाचारों में सबसे पहले हेडलाइंस। गुजरात विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए प्रचार थमा। 19 जिलों की 89 सीटों पर 788 उम्मीदवार मैदान में। भाजपा, कांग्रेस और आप में जमकर चले तंजबान। फिरोजाबाद जिले में भीषण अग्निकांड। 3 मंजिला इमारत में भयंकर आग से 6 लोग जिंदा जले, 2 घायलों का चल रहा है उपचार। और राजधानी के गोमती रिवरफ्रंट घोटाले की जांच में आई तेजी। तत्कालीन सिंचाई मंत्री शिवपाल यादव समेत 2 वरिष्ठ अधिकारियों पर कस सकता है शिकंजा। और आगरा के वायु सेना स्टेशन में वार्षिक संयुक्त मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास समन्वय 2022 का रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया शुभारंभ। कहा, भारत अपने क्षेत्र की साझेदारियों को निभा रहा है बाखूबी। और अब समाचार विस्तार से। गुजरात विधानसभा चुनाव के पहले चरण का प्रचार मंगलवार शाम थम गया। कुल 19 जिलों के कक्ष और सौराष्ट्र के क्षेत्रों की 89 सीटों के लिए 788 उम्मीदवार मैदान में हैं। राज्य में परंपरागत रूप से भाजपा और कांग्रेस के बीच मुकाबला होता रहा है, लेकिन इस बार आप पार्टी भी मैदान में है। महासंग्राम के बीच पहले चरण के चुनाव के लिए प्रचार का काम शाम 5 बजे खत्म हो गया। प्रथम चरण में राज्य की 19 जिलों की 89 सीटों पर 1 दिसंबर को वोट डाले जाएंगे। ये 19 जिले सौराष्ट्र, कक्ष और दक्षिणी गुजरात के हैं। इनमें कच्छ, सुरेंद्रनगर, मोरबी, राजकोट, जामनगर, देवभूमि द्वारिका, पोरबंदर, जूनागढ़, गिर सोमनाथ, अमरेली, भावनगर, बोटाद, नर्मदा, भरूच, सूरत, तापी, डांग, नवसारी और वलसाड़ हैं। पहले चरण में कुल 788 उम्मीदवार हैं, जिसमें 719 पुरुष उम्मीदवार और 69 महिला उम्मीदवार हैं। इन सभी जगहों पर प्रचार के आखिरी दिन तमाम दिग्गजों ने जमकर प्रचार किया। उधर दूसरे चरण के लिए प्रचार का काम जोरों पर है। बीजेपी की ओर से कमान संभाली है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने। मंगलवार को दोनों नेताओं ने कई रैलियों को संबोधित किया और विरोधियों पर जमकर वार किया। अमित शाह ने दाहोद और खेड़ा में रैली को संबोधित किया, तो जेपी नड्डा ने भी दाहोद में रैली कर पार्टी के लिए वोट मांगे। 15 नवेम्बरे भगवान बिरसा मुंडानी जन्म जयंती तो मनावत है। एमने 10 आदिवासी स्वातंत्र्य संग्रामના નેતાઓ જેમને પોતાનું જીવન આ દેશને આઝાદ કરવા માટે બલિદાન કર્યું, એવા 10 મ્યુઝિયમ સંગ્રહાલય બનાવવાની શરૂઆત કરી। देशना 10 राज्यों में संग्रहालय बनाए। हम 50 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर दे। अगर स्वास्थ्य की दृष्टि से देखा जाए तो जिस तरीके का इंतजाम हम लोगों ने किया है वह सच में गरीबों के स्वास्थ्य की चिंता करता है। और मुझे इस बात की भी खुशी है कि मुख्यमंत्री अमृत योजना में 41 लाख परिवारों को आप लोगों ने और जोड़ा है। उसके लिए भी मैं आपको बधाई देता हूं। इसके अलावा भी पार्टी के कई नेताओं में रैली करके वोट मांगे। बीजेपी के अलावा कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के नेता भी प्रचार में लगे हैं। दोनों दलों के नेता रोड शोज और रैलियां करके जन समर्थन जुटा रहे हैं। वडोदरा में पंजाब के सीएम भगवंत मान ने रोड शो आयोजित किया। भगवंत मान ने कहा कि गुजरात में 8 दिसंबर को नया सूरज निकलने वाला है। गुजरात जो है वो दवाओं की राजनीति में जी रहा था, अब बदलाव की राजनीति चाहता है। पहले क्या होता था गुजरात में, पंजाब में और दिल्ली में तो बदल गया, अब गुजरात की बारी है। राज्य में पहले चरण की वोटिंग 1 दिसंबर को होगी। दूसरे चरण का मतदान 5 दिसंबर को होना है और 8 दिसंबर को मालूम चलेगा कि क्या गुजरात की सत्ता पर भाजपा का कब्जा बरकरार रहेगा या फिर कोई और बाजी मार लेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुजरात में भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रचार करते हुए कांग्रेस और आप पार्टी को आड़े हाथों लिया। महीर, सागर, आनंद और वडोदरा में 4 विधानसभा क्षेत्रों के भाजपा प्रत्याशियों के लिए वोट मांगते हुए उन्होंने भाजपा के कार्यों को गिनाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हर मुद्दे पर नाकाम है। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस और आप पार्टी ऐसी हैं जो चुनाव में तो दिखती हैं और उसके बाद गायब हो जाती हैं।
तो देश की सुरक्षा में सेंध लगाने वाली पार्टी है, शहीदों का अपमान करने वाली पार्टी है, सैनिकों का अपमान करने वाली पार्टी है। सरदार साहब को सम्मान नहीं दिया था कांग्रेस ने, और जब सरदार साहब ने संकल्प लिया था सोमनाथ मंदिर के पुनरुद्धार का, कांग्रेस के उस समय के नेतृत्व ने विरोध किया था। जब प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी सोमनाथ मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में आ रहे थे, तब भी कांग्रेस ने विरोध किया था। भाइयों बहनों, आस्था का सम्मान भी नहीं कर सकती। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो ही इसलिए ही बाधित था क्योंकि कांग्रेस बैरियर के रूप में काम कर रही थी। ये देश के विकास का बैरियर भी है, आस्था के सम्मान का बैरियर भी है, बहन बेटियों की सुरक्षा का बैरियर भी है, और यह देश को समृद्धि के पथ पर अग्रसर करने का बैरियर भी कांग्रेस बनी हुई है। गुजरात चुनाव पर और ज्यादा जानकारी के लिए गुजरात के कक्ष से जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र। शैलेंद्र, कल होने वाले पहले चरण के मतदान के लिए प्रचार कार्य थम चुका है। ऐसे में राजनीतिक दलों ने अपना अपना पूरा जोर लगा लिया है। कल होने वाले मतदान के लिए निर्वाचन आयोग की क्या क्या तैयारियां हैं और साथ ही जनता में किस तरह का उत्साह देखने को मिल रहा है? देखिए, निर्वाचन आयोग की जहां तक बात है, हम जानते हैं कि पहले इस बात की तैयारी होती है कि किस तरह से ज़्यादा जागरूकता फैलाई जाए, जिससे जो पिछला आंकड़ा हो मतदान प्रतिशत का, उससे ज़्यादा लोग घरों से निकले। उसके लिए हमने देखा कि जागरूकता अभियान चलाया गया पिछले कुछ दिनों में, और प्रयास किया गया खासतौर पर जो फर्स्ट टाइम वोटर हैं वो जरूर घरों से निकले। अब आज मतदान के लिए तैयारियों के लिए हम देख रहे हैं कि जो पोलिंग पार्टियां हैं उन्हें रवाना किया जा रहा है, और कोशिश ये है प्रशासन की और चुनाव आयोग से जुड़े अधिकारियों की कि जल्द से जल्द मतदान केंद्रों तक पोलिंग पार्टियां पहुंच जाएं। इसके साथ ही साथ हम जानते हैं कि सुरक्षा व्यवस्था को लेकर एक पुख्ता इंतजाम खासतौर पर देखने को मिलता है। जब मतदान के लिए पोलिंग पार्टियां रवाना होती हैं तो साथ में साथ हम देख रहे हैं कि सुरक्षा व्यवस्था की भी बेहतर एक पुख्ता इंतजाम किया जाता है। तो वो तैयारियां हो रही हैं। अब सुबह से ही हम देख रहे हैं कि पोलिंग पार्टियां रवाना होना शुरू हो गई हैं, और कोशिश ये है कि सबसे पहले जो दूर की पोलिंग पार्टियां हैं, यानी शहर से दूर जहां ग्रामीण इलाकों में, उन पोलिंग पार्टियों को पहले रवाना कर दिया जाए। तो वो हम तैयारियां देख रहे हैं। दूसरी तरफ जनता, चूंकि आज चुनाव प्रचार पहले चरण में थम चुका है, तो एक तरह से कहें कि वो अपने मुद्दों पर चर्चा कर रही है, और राजनीतिक दलों के लिहाज से देखें तो जो उम्मीदवार के साथ जो लोग प्रचार करते हैं वो थोड़े से सुकून में है कि आज उन्हें उतना प्रचार नहीं करना पड़ रहा है, क्योंकि प्रचार खत्म हो चुका है। डोर टू डोर कैंपेन ही उम्मीदवार कर सकता है। तो ऐसे में निश्चित तौर पर हम इस तरह की स्थितियां देखते हैं। कच्छ में है तो कच्छ से जुड़े मुद्दे हैं, हमने खूब तलाशे, खूब लोगों से बात की, किस तरह से पीने का जो पानी की समस्या हल हुई है, किस तरह से खेतों में पानी पहुंचा है। तो ये सब मुद्दे भी हमने खूब देखा, लोग कच्छ में इस पर बातें करते नजर आए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र हमसे जुड़ने के लिए। और अब हम बढ़ते हैं अपने अगली खबर की तरफ, और खबर में बढ़ने से पहले हम लेते हैं एक छोटा सा विराम। ये प्रशांत है ना, इसका सब प्रॉपर चलता है। कल उसके बैंक अकाउंट में 15,000 रुपए का फ्रॉड हुआ है, पता है? इसको तो कोई टेंशन ही नहीं होती है। देखना। टेंशन क्यों? मेरी कोई गलती नहीं थी। फिर भी फ्रॉड होने पर मैंने तुरंत बैंक को इन्फॉर्म कर दिया। आरबीआई कहता है अगर आपके अकाउंट से किसी ने धोखे से पैसे निकाले हैं तो बैंक को जल्द से जल्द इन्फॉर्म कीजिए। 3 दिन के अंदर इन्फॉर्म किया तो कोई नुकसान नहीं होगा। जितना लेट करोगे उतना ज्यादा नुकसान। और सुन, सब चलता नहीं है, प्रॉपर चलाना पड़ता है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। विराम के बाद समाचारों में आपका स्वागत है। फिरोजाबाद जिले के थाना जसराना क्षेत्र ग्राम पादम में 3 मंजिला इमारत में भयंकर आग लगने से एक ही परिवार के 6 लोगों की जलकर मौत हो गई, जबकि 2 अन्य घायल हो गए। घायलों का उपचार जिला अस्पताल में चल रहा है और सभी शव के पोस्टमार्टम की तैयारियां हो रही हैं। डीएम रवि रंजन एवं एसएसपी आशीष तिवारी ने घटना की पुष्टि करते हुए कहा कि इन्वर्टर बैटरी से शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगने से हादसा हुआ है। मरने वालों में 1 महिला सहित 3 वयस्क एवं 3 बच्चे शामिल हैं। उन्होंने बताया कि 2.5 घंटा रेस्क्यू चलाकर लोगों को
निकाला जा सका है और अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। आग पर काबू पाने के लिए जिले के अलावा आगरा, मैनपुरी और एटा से भी दमकल की गाड़ियां मंगाई गई हैं। डीएम ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घटना पर गहरा दुख प्रकट किया है और मरने वालों को 2-2 लाख रुपए मुआवजा दिए जाने की घोषणा भी की है। घटनास्थल पर नीचे फर्नीचर, इलेक्ट्रॉनिक व सर्राफे की दुकानें और ऊपर रिहाइश थी। गांव में गमगीन माहौल है। जी, एक बहुत ही हृदय विदारक दुखद घटना हुई है। यहाँ पे पाड़म कस्बा है जो सराना थाना के अंतर्गत। प्रथम दृष्टया ये शॉर्ट सर्किट से आग लगने की समझ में आ रहा है। इसके बाद इसमें आगे हम इसमें तहकीकात कर रहे हैं। इसमें एक ही परिवार के 9 लोग थे, जिसमें से 3 लोगों की जान बचा ली गई, लेकिन 6 लोग मृतक हुए हैं। इसमें से 3 बच्चे हैं और बाकी 3 एडल्ट्स हैं। इसमें घटना का त्वरित संज्ञान लेते हुए माननीय मुख्यमंत्री की तरफ से हर एक मृतक के लिए 2-2 लाख रुपए की धनराशि का अनाउंसमेंट किया गया है और बाकी जो भी हमारे घायल हैं उनको निकाल लिया गया है। वो लोग अभी सकुशल हैं। हमारा थाना पड़ता है, उसमें पाड़म कस्बा है, जिसमें जो घर है इसमें शॉर्ट सर्किट से प्रथम दृष्टया जो है वो आग लगने की बात बताई जा रही है इन्वर्टर बैटरी में, और उसकी वजह से आग लग गई, जिसमें एक परिवार के जो 9 लोग थे उसमें से 3 लोग जो है बचे हैं और 6 लोग जो हैं वो उसमें 3 एडल्ट और 3 बच्चे जो हैं उनकी प्रथम दृष्टया अभी मौत बताई जा रही है। ये बड़ी ही दुखद घटना है, जिसमें इमीडिएटली पुलिस प्रशासन ने संज्ञान लेते हुए यहाँ पर आगरा, मैनपुरी, एटा और फिरोजाबाद से 18 दमकल की गाड़ियाँ और 12 थानों की पुलिस जो थी वो यहाँ पर पहुँचाई गई और रेस्क्यू अभियान किया गया। लगभग रेस्क्यू अभियान 2.5 घंटे चला है। इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना पर और ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं अपने संवाददाता लियाकत अली से। लियाकत, आप हमें सुन पा रहे हैं? जी सर। लियाकत, इस घटना के कारणों की क्या जानकारी हो पाई है और साथ ही जो लोग घायल हैं उनकी स्थिति अब कैसी है? समरीन जी, ये बहुत ही दुखद घटना है। एक ही परिवार में जहां 9 लोग थे, जिनमें 6 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है और घायलों का इलाज चल रहा है। उनकी हालत नाजुक बनी हुई है। हालांकि पुलिस प्रशासनिक अधिकारी बड़े गौर किए हुए हैं और डेड बॉडियां सभी की पोस्टमार्टम होने के बाद में पाड़म जा चुकी हैं। वहां का नजारा बहुत ही हृदय विदारक है। हजारों की तादाद में लोग वहां मौजूद हैं और आसपास में बिल्कुल गमगीन माहौल है। क्या कारण रहा इसमें लियाकत जी, ये जो घटना हुई? जैसा कि वरिष्ठ अधिकारियों ने, डीएम रवि रंजन और एसएसपी आशीष तिवारी जी ने जो बताया डीडी न्यूज को, तो उनका कहना है कि ये घटना स्थल जो है वो नीचे दुकानें हैं, फर्नीचर की दुकान है, इलेक्ट्रॉनिक की दुकान है और स्वर्णकार की दुकान है और ऊपर इनका आवास है। तो ये जो है इलेक्ट्रॉनिक की दुकान में कोई बैटरी, इन्वर्टर बैटरी में फॉल्ट होना बताया गया है फिलहाल। अच्छा, मामले की जांच चल रही है। जी, बहुत शुक्रिया लियाकत जी हमें सारी जानकारी के लिए। और हम बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की तरफ। गोमती रिवर फ्रंट घोटाले मामले में सीबीआई ने तत्कालीन सिंचाई मंत्री शिवपाल यादव की भूमिका की जांच शुरू कर सकती है। सीबीआई ने 2017 में गोमती रिवर फ्रंट मामले की जांच की है। सूत्रों का कहना है कि गृह विभाग ने बीते दिनों रिवर फ्रंट के लिए गठित की गई उच्च स्तरीय अनुश्रवण समिति की बैठकों से जुड़े दस्तावेज मांगे हैं। माना यह भी जा रहा है कि जल्द ही जांच की कार्रवाई तेजी पकड़ सकती है। सपा शासनकाल में महत्वपूर्ण पदों पर तैनात जांच करने की अनुमति मांगी थी। गोमती रिवर फ्रंट के निर्माण में करोड़ों रुपए की वित्तीय अनियमितताओं के गंभीर आरोप हैं और प्रवर्तन निदेशालय ने भी इस मामले में मार्च 2018 में मनी लॉन्ड्रिंग के तहत केस दर्ज किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कल आगरा के वायुसेना स्टेशन में वार्षिक संयुक्त मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास समन्वय 2022 के शुभारंभ के मौके पर वायुसेना के जबाजों के हवाई कर्तव्यों को देखा। आसियान देशों के विभिन्न एजेंसियों आगरा में संयुक्त अभ्यास कर रही हैं। ये आयोजन 30 नवंबर तक चलेगा। 3 दिनों की मानवीय सहायता और आपदा राहत और सेमिनार का आयोजन किया जा रहा है। इस मौके पर वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल VR चौधरी भी मौजूद थे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि हिंद महासागर क्षेत्र को लेकर भारत अपनी
जिम्मेदारी को बखूबी समझता है और इस क्षेत्र में सागर यानी सभी के लिए सुरक्षा और विकास के विजन पर काम करता है। इंडियन ओशन दुनिया में एकमात्र ओशन है जो हमारे देश इंडिया के नाम पर पड़ा है और इस रीजन को लेकर हम अपनी जिम्मेदारी भली भांति समझते हैं। इस रीजन के लिए हमारा विजन सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन अथवा सागर द्वारा संचालित है, जिसके अनुरूप हम रीजनल इकोनॉमिक ग्रोथ, सिक्योरिटी और नेचुरल डिजास्टर्स जैसे थ्रेट्स आज से निपटने के लिए मल्टीपल पार्टनर के साथ सहयोग कर रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत अपनी क्षेत्र के साझेदारों की मानवीय सहायता और आपदा के समय राहत पहुंचाने का काम कर रहा है। पिछले कुछ समय में भारत की ताकत अभूतपूर्व गति से बढ़ी है। इस ताकत ने न केवल अपने देश के नागरिकों बल्कि हमारे रीजनल पार्टनर्स को हुई ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस और डिजास्टर रिलीफ प्रदान करने की कैपेसिटी, इसकी रिलायबिलिटी दोनों में बढ़ोतरी हुई है। विगत कुछ वर्षों तक एशिया तथा विश्व के डेवलपिंग नेशंस ने डिजास्टर रिलीफ के लिए डेवलप्ड कंट्रीज की सहायता ली है, जो ऐसे कार्य के लिए काफी सक्षम रहे हैं। पर अब भारत एक रीजनल लीडर और इंडो पैसिफिक रीजन में एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के रूप में आगे बढ़ा है। मल्टीलेटरल पार्टनरशिप को सुदृढ़ करने के लिए हमने रीजनल मैकेनिज्म्स के अंतर्गत इंगेजमेंट की ओर भी ध्यान दिया है। इससे इंटर ऑपरेबिलिटी में भी बढ़ोतरी हुई है और इसके कारण क्राइसिस सिचुएशंस में हम फास्टर रिस्पांस करने में सक्षम हुए हैं। रामपुर विधानसभा उपचुनाव में भाजपा उम्मीदवार आकाश सक्सेना के समर्थन में चुनाव प्रचार करने उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक रामपुर पहुंचे, जहां उन्होंने एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए लोगों से भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में मतदान करने की अपील भी की। इस अवसर पर उन्होंने एक जिन की कहानी भी सुनाई। आज आपसे अपील करने के लिए आया, हम सब इकट्ठा होकर के एक एक वोट अपने भाई आकाश सक्सेना को देंगे। ये वोट कमल चुनाव चिन्ह पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जन कल्याण कार्यक्रम जो है उन पर मोहर होगा, आदरणीय मुख्यमंत्री जी के जो लाइन आर्डर की बातें हैं उन पर मोहर होगी और आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने तो ओडीओपी के माध्यम से रामपुर को नंबर 1 पर रखा है। रामपुर को हम सब जानते हैं, सामान्यतः लोग रामपुर को लोग विदेश भावना के कारण जानते हैं, लेकिन पिछली बार रामपुर आया तो हमें पता चला चाकू के साथ वायलिन भी यहां बनती है और दुनिया को जाती है वायलिन यहां से। जो संगीत की धारा रामपुर से निकलती थी उसे कमजोर किया गया और अन्य जो विध्वंसकारी ताकतें थी उनको ऊपर किया गया। लेकिन अब रामपुर में ये नहीं होगा। हम यहां वायलिन की धुन को दुनिया के आसमान पर पहुंचाना चाहते हैं और यह काम आकाश सक्सेना करेगा। प्रयागराज में अलोपीबाग स्थित ज्योतिष पीठ के पीठोद्वारक ब्रह्मलीन शंकराचार्य स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती के 150वें जन्मोत्सव के तहत आयोजित आराधना महोत्सव का शुभारंभ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक डॉक्टर मोहन भागवत ने किया। इस मौके पर बोलते हुए मोहन भागवत ने कहा कि स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती जी ने जीवन में सही मार्गदर्शन के लिए अध्यात्म का ज्ञान लेना आवश्यक बताया है। इस मौके पर मोहन भागवत ने कहा कि अध्यात्म हमें मनुष्यता की ओर ले जाता है। जीवन में अध्यात्म का बहुत ज्यादा महत्व है। आध्यात्मिक उन्नति से ही मानव का विकास हो सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि संतों और आचार्यों का समर्पण हमारे जीवन को बेहतर बनाता है और अध्यात्म को अपना आधार बनाना चाहिए। उन्होंने व्यक्तिगत जीवन में अध्यात्म की जानकारी लेने पर बल दिया। इस मौके पर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य जगत गुरु स्वामी वसुदेवानंद सरस्वती ने भी अपने विचार रखे। इस कार्यक्रम में पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल केसरीनाथ त्रिपाठी और बड़ी संख्या में साधु संत और आम जनमानस मौजूद थे। जीवन को मनुष्य जीवन होना है, जीवन को भगवत्ता की तरफ बढ़ना है तो उसको आध्यात्मिक ही होना पड़ता है। आध्यात्मिक अलग, भौतिक अलग, ऐसा अलग अलग करके सबको देखने की वृत्ति ये हमारी वृत्ति नहीं है। हम लोग एकात्म और समग्र दृष्टि से सारी बातों को देख रहे हैं, ये हमारी परंपरा है। और इसलिए संतों का स्मरण, आचार्यों का स्मरण
ये क्या है, ये तो वो आध्यात्मिक साधना है, उसका जीवन से कोई संबंध नहीं, ऐसा मत मानो। हमारा अपना व्यक्तिगत जीवन उसी का आधार वो है, हमारा पारिवारिक जीवन उसका आधार भी वही है, हमारा राष्ट्रीय सामाजिक जीवन उसको भी शुद्ध बनाने वाला वही है। देखिए, सारे समाज को जगाने वाले जितने महापुरुष हो गए, उन सब ने अध्यात्म को अपना आधार बनाया। बदायूं पहुंचे प्रदेश सरकार के कारागार मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने पार्टी कार्यकर्ताओं को नगर निकाय चुनाव में जुटने का आह्वान किया। उन्होंने चुनाव संबंधी तैयारियां की पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं से जानकारी ली। उन्होंने आजम खां द्वारा उपचुनाव में भावुक अपील करने के सवाल के जवाब में कहा कि आजम खां हर चुनाव में भावुक अपील करते हैं, लेकिन देश और प्रदेश की जनता योगी और मोदी के साथ आजम खां के मामलों में कानून अपना काम कर रही है और कानून का पालन आजम खां को करना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि देश में कानून से बढ़कर कोई नहीं है और ये भी कहा कि जेल व्यवस्था को और बेहतर बनाने के लिए सरकार कई बिंदुओं पर चर्चा कर रही है और सरकार जेल में फोन कॉल व्यवस्था को और बेहतर करने जा रही है। न्यायपालिका का जो है उसमें सरकार का कोई एक्सेस नहीं होता और न किसी का होता है। न्याय प्रक्रिया में जो है वो उनको भी स्वीकार करना पड़ेगा और हमें भी स्वीकार करना पड़ेगा। न्याय प्रणाली में और संस्थाएं अपनी है, अपना काम कर रही है, सरकार अपना काम कर रही है। पहले भी रामपुर के चुनाव में भावुक अपील उन्होंने की, लेकिन जनता उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार योगी मोदी जी के नेतृत्व में चल रही है, उत्तर प्रदेश में योगी जी के नेतृत्व में चल रही है। हाँ, उत्तर प्रदेश की जनता ने जातीयता, धर्मवाद ये सब खत्म करके विकास के रास्ते को चुना है और उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार, केंद्र में भाजपा की सरकार विकास के रास्ते पर चल रही है और जनता उसे पसंद कर रही है। जनपद कानपुर देहात में पराली जलाने की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए जिलाधिकारी नेहा जैन के निर्देश पर जिला प्रशासन ने एक नई पहल की शुरुआत की है। इसके तहत किसानों को 2 ट्रॉली पराली के बदले 1 ट्रॉली गोबर की खाद दिया जाने की योजना बनाई गई थी। इसके चलते जिलाधिकारी नेहा जैन ने कलेक्ट्रेट परिसर से पराली दान करने को पहुंचे किसानों के ट्रैक्टर को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस गौशालाओं को पराली दान करने वाले कृषकों को 2 ट्रॉली पराली देने पर 1 ट्रॉली गोबर की खाद भी उपलब्ध कराई गई। जिलाधिकारी नेहा जैन ने मौके पर मौजूद किसानों से अपील की कि वे न तो स्वयं पराली जलाएं और न ही अन्य किसी व्यक्ति को पराली जलाने दें। देखिए, आपको पता ही है कि सरकारें बहुत जागरूक हो रही हैं कि पराली जो है वो खेतों में ना जले। इसके लिए काफ़ी सारे मेजर्स हैं जो हम लोग अपना रहे हैं। पराली दो खाद लो का एक कार्यक्रम हम लोग ने जनपद कानपुर देहात में शुरू किया है, जिसमें कि 2 ट्रॉली पराली अगर किसान गौशालाओं में देता है तो गौशालाओं में जो अधिक मात्रा में वहाँ पर गोबर उपलब्ध होता है तो 1 ट्रॉली गोबर उनको जो उनकी खाद का काम कर सकता है वो उनको वापस मिलेगा। तो इससे इट्स अ विन विन सिचुएशन। बेसिकली पोल्यूशन भी नहीं होगा, किसानों को पराली जो समझ में नहीं आ रही थी उसका क्या यूज़ करें वो भी यूज़ हो जाएगा, गौवंश को चारा भी मिल जाएगा और जो गोबर है वो भी रीयूज़ हो जाएगा। तो ये एक साइक्लिक पॉलिसी के तौर पे हमने अपनाया। पराली दान ये बहुत अच्छी मुहिम है और इससे हम लोग बहुत खुश हैं, क्योंकि इससे पराली दान से हमको जो गोबर मिल रहा है वो इतना प्योर गोबर मिल रहा है, वो भी गायों का मिल रहा है, गोवंश का मिल रहा है। दूसरे गोबरों से ये उत्तम गोबर है। तो हम लोग जागरूक किसान हैं और ये जो सरकार की मुहिम है वो बहुत अच्छी मुहिम है और जो प्रशासन इसमें काम कर रहा है, एक्टिविटीज़ दिखा रहा है, उससे हम लोग बहुत। बरेली मंडल में सड़कों पर घूमने वाले आवारा गौवंश पशुओं की देखभाल और रखरखाव के लिए मंडल में 4 अतिवृहद गौशालाओं का निर्माण कराया जाएगा। अतिवृहद गौशालाओं की क्षमता 2500 से 3000 गौवंश पशुओं की होगी। इसके लिए चारों जिलों में 25 से 50 एकड़ भूमि चिन्हित की गई है। इसकी रिपोर्ट भी शासन को भेज दी गई है। पूरे मंडल में चारों जिलों मिला के 19 गौशालाएं निर्माणाधीन हैं, बन रहे थे बृहद गौशाला,
और इसमें से अभी 6 ही मात्र बचे हैं और 16 कंप्लीट भी हो गए हैं। तो परंतु अभी भी जो हमारा बचत है, जो 20% जो बचे हुए हैं, उनके दृष्टिगत अभी 4 अति बृहद गौशालाओं का एक प्रस्ताव हमने अलग अलग जिलों से भिजवाया है। इसमें देखा जाए तो 25 से 50 एकड़ की भूमि ली जाती है बहुत बड़े गौशाला बनाने के लिए। इसकी कैपेसिटी 3000 से 5000 गोवंश की होती है। तो इसमें बड़ी अच्छी बात है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो इतना ड्राइव चलाया है और इतना फोकस किया है, उनका प्रायोरिटी एरिया भी है। इसी संबंध में, इसी क्रम में बेसिकली हमने जनपद शाहजहांपुर, बदायूं और पीलीभीत से ये तीनों प्रस्ताव अभी शासन को भेज चुके हैं। बरेली का प्रस्ताव अभी अतरछेड़ी गांव का, आंवला तहसील का अभी वो वर्क इन प्रोग्रेस है। तो अति शीघ्र अगर हम इसको परस्यू भी कर रहे हैं। ये चारों गौशालाओं की जब स्वीकृति आ जाएगी तो इसमें बेसिकली ये है कि जनपद में, पूरे मंडल में कोई इस प्रकार की समस्या रहेगी नहीं। काशी तमिल संगमम महीने भर चलने वाले काशी तमिल संगमम में भाग लेने के लिए तमिलनाडु से व्यापार प्रतिनिधिमंडल का 5वां जत्था वाराणसी पहुंच गया है। 216 लोगों के प्रतिनिधिमंडल का देर रात वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन पर परंपरागत तरीके से स्वागत किया गया। मेहमानों का डमरू के खेल और फूलों की पंखड़ियों की बारिश से स्वागत किया गया। प्रतिनिधिमंडल में तमिलनाडु के लोगों के अलावा पौंडीचेरी और आसपास के क्षेत्रों के लोग भी शामिल थे। काशी विश्वनाथ पहुंचने पर प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों का जोरदार स्वागत किया गया। आकस्मिक दुर्घटनाओं में सामान्य जानकारी के माध्यम से सीपीआर द्वारा तत्काल जीवन रक्षा करने को लेकर सोनभद्र जिले के कलेक्ट्रेट और पुलिस लाइन में विशेष प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। चिकित्सा विज्ञान के विषय विशेषज्ञ डॉक्टर शिव शक्ति द्विवेदी ने डेमो के माध्यम से उपस्थित सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को सीपीआर यानी कार्डियो पल्मोनरी रेस्टेशन के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि आम तौर पर आपातकालीन स्थिति में जब किसी व्यक्ति की धड़कन या सांस रुक जाती है तब सीपीआर का प्रयोग किया जाता है, जिससे बेहोश व्यक्ति को सांसें दी जाती हैं, जिससे फेफड़ों को ऑक्सीजन मिलती है और दिल को ऑक्सीजन वाला खून संचारित होता रहता है। सीपीआर का प्रयोग हम उन जगहों पे करते हैं जिन जगहों पे मेडिकल फैसिलिटीज, हॉस्पिटल नहीं होती है, जहाँ इस चीज़ की असुविधा होती है। सपोज आप सड़क पे हैं, आप शॉपिंग मॉल में हैं, आप इमरजेंसी में कहीं बाहर गए हुए हैं, आप बस स्टॉप पे हैं, आप ऑफिसेज में हैं। अगर आप किसी व्यक्ति को गिरते हुए देखते हैं, आप उस व्यक्ति के पास जाते हैं, आप ऑब्जर्व करते हैं कि उस व्यक्ति की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है, उस व्यक्ति की सांस भी नहीं चल रही होती है। आप ये सब देख करके घबरा जाते हैं, घबरा करके आप मदद के लिए चारों तरफ देखते हैं। लेकिन आपको पता है कि सीपीआर एक ऐसी तकनीक है। और अब अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। गुजरात विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए प्रचार थमा। 19 जिलों की 89 सीटों पर 788 उम्मीदवार मैदान में। भाजपा, कांग्रेस और आप में जमकर चले तंजबान। फिरोजाबाद जिले में भीषण अग्निकांड, 3 मंजिला इमारत में भयंकर आग से 6 लोग जिंदा जले, 2 घायलों का चल रहा है उपचार। और राजधानी के गोमती रिवरफ्रंट घोटाले की जांच में आई तेजी। तत्कालीन सिंचाई मंत्री शिवपाल यादव समेत 2 वरिष्ठ अधिकारियों पर कस सकता है शिकंजा। और आगरा के वायुसेना स्टेशन में वार्षिक संयुक्त मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास समन्वय 2022 का रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया शुभारंभ। कहा, भारत अपने क्षेत्र की साझेदारियों को निभा रहा है बाखूबी।